हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स का एक ब्रॉड टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोग काफ़ी सारी बातें जो हैं वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हम लोग इलेक्शंस के बारे में जाना हमने, साथ ही साथ हमने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह हैं उसके बारे में जाना। और आज हम लोग जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है बात करेंगे, जो रहेगा कोलिजन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की जो सरकार होती है उसके बारे में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को में से किसी को हो सकता है कि कुछ डाउट हो कि गठबंधन की सरकार क्या होती है। अगर दो पार्टियां एक साथ मिलके, दो या दो से ज़्यादा पार्टियां अगर मिलके एक साथ सरकार बना रही है, तो क्या उनका अपनी जो पार्टी है, मतलब जो इंडिविजुअल उनकी एक पहचान है, वो खत्म हो जाती है या किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको हम लोग समझेंगे। और इसके बाद इस कोर्स में मोस्ट प्रोबेबली जो है एक लेक्चर और रहेगा, दैट विल बी अबाउट दी एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, जो 10th शेड्यूल है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी एज सच जो भी चैप्टर्स बुक में अभी तक हम लोग कवर नहीं किए हैं, जो छूट गए हैं, उनको मैं कहूँगा कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग चाहें उनको पढ़ना तो आप लोग जो है उनको पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों के पास बुक है तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए बुक आप लोगों के पास नहीं है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, वो चीज़ें हम आपको एज अ नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उनके वीडियोस जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि एज सच वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारी इस बात पर आप विश्वास कीजिएगा। हालांकि ये टॉपिक्स भी एज सच इतने ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है जैसे कोलिजन गवर्नमेंट वगैरह है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक चीज़ पता होनी, जैसे हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करी या फिर हमने रोल ऑफ रीजनल पार्टीज की बात करी, वो ऐसा एग्जाम में आप लोगों से उतना ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, एक कंसेप्ट के पॉइंट पर कोई पॉलिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो राजनीतिक दल है, ठीक है, जो क्षेत्रीय दल है, उनका क्या रोल रहता है, क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं, पूरा इलेक्शन प्रोसेस वगैरह किस तरीके का है, गठबंधन की सरकार किस तरीके की बनती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो एड फ्री, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज क्विजेज वहां पर अवेलेबल है। तो आप लोग जाके उसमें जो है कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और ये सारे के सारे बेनिफिट्स वहां से ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना कोलिजन गवर्नमेंट, यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है, उसके बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये मीनिंग क्या है इस वर्ड का, जो कोलिजन गवर्नमेंट है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए, द टर्म कोलिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोलैशियो। ठीक है, ये जो वर्ड है ये कोलैशियो वर्ड से आया है, लैटिन का एक वर्ड है, लैटिन भाषा का, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, यानी कि साथ साथ बढ़ना। ठीक है, साथ साथ बढ़ना, साथ साथ ग्रो करना, ये मतलब होता है कोलैशियो का। तो इसलिए अगर हम टेक्निकली बात करें तो कोलैशियो का मतलब क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ यूनाइटिंग पार्ट्स इनटू वन बॉडी और होल। ठीक है, कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स हैं उनको एक बॉडी में या एक साथ जो है यूनाइट कर रहे हैं, उनको हम लोग गठबंधन उनका बना रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकली कोलिजन मींस एन अलायंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये क्या होता है पॉलिटिकली, यानी कि अगर हम राजनीति पर बात कर रहे हैं तो कोलिजन का जो मतलब है दैट विल बी अलायंस होगा, ये किसका, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का, जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनका एक अलायंस होगा। ठीक है, अलायंस मतलब उनका एक, आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप होगा, दैट इज ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज, उसको बोला जाएगा कोलिजन। ठीक है, कोलिजन पॉलिटिक्स या कोलिजन गवर्नमेंट को जो है अलग अलग लोगों ने, या आप कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है। तो वो आप लोगों की बुक में कुछ दिया हुआ है। कभी आप लोगों से अगर कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में कहीं पर कुछ पूछा जाए या कुछ लिखने को आए तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, When several political parties join hands to form a government, ठीक है, जब
सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो हाथ मिलाते हैं, यानी कि वो एक साथ आते हैं क्या करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, ठीक। एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन एग्रीड प्रोग्राम और एजेंडा, ठीक है। और वो अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं किसके आधार पर, एक कॉमन एग्रीड प्रोग्राम, यानी कि उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा, कुछ एजेंडा होगा जो कॉमन होगा, उसके आधार पर वो पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करेंगे। वी कैन डिस्क्राइब द सिस्टम एज कोलिजन पॉलिटिक्स और कोलिजन गवर्नमेंट। अब यहां पर एक छोटी सी चीज, ठीक है, जो यहां पर ऐसा लिखी नहीं है, इस डेफिनेशन में नहीं लिखी है, वो आपको अगले डेफिनेशन में थोड़ा सा समझ में आएगी। देखते हैं क्या है। कोलिजन यूजुअली अकर्स इन मॉडर्न पार्लियामेंट्स व्हेन नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कैन मस्टर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। ये ऑब्वियस सी बात है कि कोलिजन की स्थिति या गठबंधन की जो स्थिति है वो तभी आ सकती है जब किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते हैं तब, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मतलब मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स के बारे में है, ठीक है ना, नंबर ऑफ वोट्स का परसेंटेज नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स यहां पर जो है आप इसको समझिएगा, हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ सीट्स की, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो आप कह सकते हैं असेंबली वगैरह में है, जो भी है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अगर किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मिलती है, किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है, तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग जो पार्टीज हैं वो एक साथ आएंगी और तब वो मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, ठीक। तो 2 or more parties who have enough elected members between them to form a majority may then be able to agree on a common program that does not require too many drastic compromises with their individual policies and can proceed to form a government, ठीक। यानी कि अलग अलग छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, और उनका क्या हुआ है कि किसी भी एक पार्टी को जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली है, तो क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां, ठीक है, जिनके पास इतने नंबर हैं कि वो मिलके मेजॉरिटी पार कर सकते हैं। चलिए इसको एक नंबर से समझते हैं, ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। मान लीजिए किसी भी जगह, हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए लोकसभा की बात कर लेते हैं, 543 सीट्स है टोटल, ठीक है। हमें पता है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स का होना जरूरी है किसी भी पार्टी के पास। अब मान लीजिए अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है, मेजर पार्टीज हम यहां पर 2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, चलिए, ठीक है, A B C, ठीक, कुछ और भी होंगी छोटी मोटी पार्टीज। उनमें से मान लीजिए जो A पार्टी है इसके पास आती है 200 सीट्स, B पार्टी के पास आ जाती है मान लीजिए 125 सीट, और C पार्टी के पास आ जाती है मान लीजिए कितनी सीट्स, आप मान लीजिए चलिए 150 सीट्स, ठीक। इस तरीके से इसमें डिवीजन हो जाता है, बाकी और भी जो होंगे वो और छोटी मोटी पार्टीज हो सकती है, D E F ऐसे करके, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखिए यहां पर जो मेजर 3 पार्टीज हैं जो मैंने आपको बताई, A, B और C, इनमें से किसी भी पार्टी के पास ये 272 का जो नंबर है वो नहीं है, ठीक है। जब भी आप कैसे कभी मान लीजिए न्यूज वगैरह में आप सुनते होंगे, जिस समय कभी इलेक्शन रिजल्ट वगैरह आता है, तो इसको बोला जाता है जादुई आंकड़ा, ठीक है ना, जो एक बहुमत के लिए जरूरत होता है, जादुई आंकड़ा जिसको बोलते हैं। तो मेजोरिटी किसी भी पार्टी के पास नहीं है। अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर कोई भी पार्टी, मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ पार्टी, चाहे वो A और B हो, ठीक है, चाहे वो B और C हो, चाहे वो A और C हो, वो कोई भी मिलके क्या है, सरकार बना सकती है। अब वो कौन सी बनाएंगी, अब वो ऐसी पार्टीज मिलके सरकार बनाएंगी जिनके बीच में क्या होगा, जिनके बीच में एक कॉमन प्रोग्राम होगा, या आप कह सकते हैं कि जिनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत मेल होगा, ठीक, थोड़ा बहुत जिनकी, अब जैसे मान लीजिए अगर हम इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करें, अगर A B C की पार्टीज की हम बात करते हैं, इनमें से मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि 2 पार्टी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी है, ठीक है, तो आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में अलायंस कभी भी नहीं बनाएगी, ठीक। इनके अलावा कोई भी और तीसरी पार्टी है तो वो हो सकता है कि किसी एक पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ले। तो ऐसा मैं आपको ये समझा रहा हूं कि A B C में आप कैसे पार्टी बनेगी, A और B की बनेगी सरकार, B या C की बनेगी, A और C की बनेगी, वो किस पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, वो उस बात पर निर्भर करेगा कि जो उनके मेंबर्स हैं, यानी कि जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके बीच में किस तरीके से आपस में मेल मिलाप है, कैसे उनके बीच में आप कह सकते हैं एक कॉमन आइडियोलॉजी है, थोड़ा बहुत मिलती जुलती, ठीक है ना। हालांकि हर पार्टी की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मिलती जुलती है तो उस तरीके से, ठीक है। ये बात आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो दिस इज हाउ वन हैज ऑल्सो डिफाइंड कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक। इसके बाद देखिए, कोलिजन इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द एक्सिजेंसीज ऑफ द
मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। अब देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में मल्टी पार्टीज तो होती हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। अब उस बहुत सारी पार्टीज में ऐसा हो सकता है, जो मैंने आपको ये ऊपर कंडीशन बताई ABC वाली, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब मान लीजिए, आप देखिए सीधी सी बात, आप इसको ऐसे समझिए, अगर नंबर ऑफ पार्टीज कम होंगी, ठीक है, अगर मान लीजिए ये 543 जो मैं सीट्स की बात कर रहा हूं, इसके लिए मान लीजिए 2 ही पार्टी जो है वो लड़ रही है चुनाव, तो हो सकता है कि एक पार्टी के बाद 300 आ जाए, ठीक है, दूसरे के पास 200, कितना बचा यहां पर 243 हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है सिंपल। तो यहां पर क्या, इस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन जितना नंबर ऑफ पार्टीज बढ़ेंगी उतनी ज्यादा कोलिजन की सरकार बनने की चांसेस भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फिर ये जो 300 सीट है वो भी बटेंगी, ये जो 243 सीट है वो भी बटेंगी, ठीक है ना। मतलब पहली सीधी सी बात है कि अगर कोई 10 चीज है, ठीक है, 10 अगर 2 के बीच में बांटनी है, मतलब आपके पास मान लीजिए 10 सेब है या 10 केले हैं या 10 कुछ भी चीज है, वो आपको 2 लोगों में बांटनी है, तो बांटना आसान है, ठीक है, सीधे सीधे हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है, ठीक है, 4-3 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, ठीक है, 3 और 7 हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 10 जो है वो अगर आपको ज्यादा में बांटनी है, सपोज कर लीजिए ये 10 जो चीज मैं बोल रहा हूं ये आपको 4 लोगों में बांटनी है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि सबका शेयर हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, ठीक। तो उस स्थिति में जो चांसेस हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में कोलिजन गवर्नमेंट बनने की, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो फिनोमेना को डिफाइन किया गया है, वो फिनोमेना क्या है, इज अ फिनोमेना ऑफ अ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट वेयर अ नंबर ऑफ माइनॉरिटी पार्टीज। माइनॉरिटी पार्टीज मतलब इसका बेसिकली जो हमने वहां पर माइनॉरिटीज की बात करी है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। माइनॉरिटी पार्टीज का मतलब यहां पर है कि वो पार्टीज जिसको ये जो बहुमत वाला आंकड़ा था, मैंने बताया ना 272 का आंकड़ा, जिसको भी ये नहीं मिला, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, माइनॉरिटी पार्टीज, ठीक। तो ये माइनॉरिटी पार्टीज जो है ये अपना हाथ मिलाएंगी, मतलब एक साथ आएंगी फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट। कोलिजन इज फॉर्म्ड व्हेन मेनी स्प्लिंटर ग्रुप्स, स्प्लिंटर ग्रुप्स मतलब होता है इस तरीके छोटे छोटे ग्रुप्स, इन द हाउस एग्री टू जॉइन हैंड्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म बाय सिंकिंग देयर ब्रॉड डिफरेंसेस एंड फॉर्म अ मेजोरिटी इन द हाउस, ठीक है। यानी कि उनके बीच में जो ब्रॉड डिफरेंसेस हैं उनको वो थोड़ा सा क्या करेंगे, साइड रखेंगे, उनको थोड़ा सा कम करेंगे, खत्म करेंगे, जो भी उनके बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मतलब एक जिसको कहा जाता है आइडियोलॉजी का मिसमैच, मतभेद, ठीक है, उन मतभेदों को किनारे रखेंगे और वो आपस में मिलके फिर सरकार बनाएंगे, मेजॉरिटी इन द हाउस बना के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोलिजन गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या है, द फीचर्स और इंप्लीकेशंस ऑफ द कोलिजन पॉलिटिक्स और कोलिजन गवर्नमेंट आर वेरी वेल समराइज्ड बाय जेसी जौहरी इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। जेसी जौहरी जो है इन्होंने अपनी एक बुक है उसमें कोलिजन गवर्नमेंट के फीचर्स एंड इंप्लीकेशंस बताए हैं। क्या क्या है देखिए, कोलिजन्स आर फॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ सम रिवॉर्ड मटेरियल और साइकिक। कोलिजन बनाए क्यों जाते हैं, कोलिजन इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, चाहे वो मटेरियल रिवॉर्ड हो, चाहे वो साइकिक मतलब मेंटल कोई रिवॉर्ड वगैरह हो, वो मिलेगा, ठीक है। कोलिजन इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। ऑब्वियस ही बात है कि कोलिजन की अगर सरकार बन रही है, ठीक है, तो उसमें कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 2 तो होंगी, ठीक। The underlying principle of a collision system stands on the simple fact of टेम्परेरी कंजंक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, मतलब उनके जो अपने अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसका टेम्परेरी कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन आप लोगों को पता है, इंग्लिश में भी ये हम ग्रामर में पढ़ते हैं, कंजंक्शन का मतलब होता है आपस में जोड़ना, आपस में मिलना, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि जो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उनको वो आपस में जोड़ेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कोई भी सरकार परमानेंट तो होती नहीं है, जना जिंदगी भर तो चलेगी नहीं, 5 साल के लिए चलेगी मैक्सिमम, तो इसलिए वो टेम्परेरी कंजंक्शन है। Collision politics is not a static but a dynamic affair as collision players and groups dissolves and form new ones। तो collision politics जो है वो static नहीं है, ठीक है, डायनेमिक है, क्योंकि जैसे जैसे हर बार चुनाव होंगे तब ये स्थिति चेंज होती रहेंगी और हो सकता है कि जो ग्रुप वगैरह बने हैं वो आपस में डिसॉल्व हो फिर नए बने, तो इसलिए ये एक डायनेमिक अफेयर है, ठीक। The keynote of collision politics is compromise and rigid dogma has no place in it, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि collision politics में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 लोग अगर मिलके एक साथ आ रहे हैं तो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी सारी बातें मैं मान लूंगा या आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगती होंगी, मेरी सारी बातें आपको अच्छी लगती होंगी, ऐसा नहीं है। अगर आप और हम मिलके साथ में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी बातों को मैं समझूंगा, मेरी बातों को आप समझेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम लोग आपस में क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो उसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज से ही इस तरीके कॉलिजन पॉलिटिक्स जो है वो चलती है और वहां पर रिजिड डॉगमा का कोई जगह नहीं होती। रिजिड डॉगमा का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जो आपकी एक हठ धर्मिता है, मतलब आप कह सकते हैं जो आपका एक
आपकी अगर कोई बात है, जैसे आप चाहते हैं कि मैं तो बस यही करूंगा, ठीक है, मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, उसको आप कह सकते हैं डॉगमा, रिजिड डॉगमा। तो वहां पर इस तरीके का काम नहीं चलता। आपको आपस में अगर आप 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक। कोलिशन गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अ मिनिमम प्रोग्राम विच मे नॉट बी आइडियल फॉर ईच पार्टनर ऑफ द कोलिजन, ठीक है। ये मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर काम करता है जो हर पार्टनर के लिए हो सकता है आइडियल कंडीशन ना हो। Pragmatism and not ideology is the hallmark of collision politics. In making political adjustment, principles may have to be set aside. यानी कि जो कोलिजन पॉलिटिक्स है, जो कोलिजन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं और प्रैग्मेटिज्म के आधार पर चलती है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, किसी भी चीज को जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से करना, उसके बारे में प्रैक्टिकल तरीके से सोचना, और आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं सोचना कि हमारी पार्टी की तो विचारधारा ही यही रही है कि हम इस तरीके से ही काम करेंगे। तो अगर इस तरीके की आपकी विचारधारा होगी तो फिर आप कोलिजन की गवर्नमेंट में शामिल अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करने के लिए प्रिंसिपल जो है, जो आपके अपने सिद्धांत है, जिसको हम कह सकते हैं डॉगमाज है, जो रिजिड आपके एक तरीके से प्रिंसिपल्स है, रूढ़िवादिता है, उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, साइड रखना पड़ेगा। और इस तरीके की चीजों में कोलिजन अगर आपको करना है तो कॉम्प्रोमाइज वगैरह थोड़ा सा करना पड़ेगा और प्रेगमेटिक होकर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। द पर्पस ऑफ अ कोलिजन एडजस्टमेंट इज टू सीज पावर। और कोलिजन बनाने की जरूरत क्यों है? कोलिजन के लिए एडजस्टमेंट करने की इसीलिए है ताकि अगर सिंगल पार्टी जो है अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है तो 2-3 पार्टी जो है वो आपस में मिलकर सरकार बना ले। तो सीज पावर यानी कि पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो है कोलिजन की सरकार बनाई जाती है, ठीक। हमारी कंट्री में हमने 2 तरीके के कोलिजन जो है बेसिकली वो देखे हैं, ठीक है। एक तो कोलिजन्स होते हैं जो बिफोर द इलेक्शंस, यानी कि कुछ पार्टी आपने देखा होगा कभी कि साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, ठीक है। मतलब उसमें क्या है कि अगर टोटल 500 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और ये इसमें अगर ए, बी और सी ये 3 पार्टीज हैं जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, मतलब ये इनका पहले से ही कोलिजन है। तो इसमें क्या होगा कि ये बोल देगा कि अच्छा ठीक है, ए जो है वो 200 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बी जो है वो 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सी जो है वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये आपस में पहले ही इस तरीके से कोलिजन कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सबने अलग अलग चुनाव लड़ा और उसके बाद किसी को भी जो है वो मेजोरिटी नहीं मिली, तो ये बाद में भी साथ आ जाते हैं, कोलिजन की गवर्नमेंट बाद में भी बन जाती है, ठीक। लेकिन जो ये प्री पोल कोलिजन है, यानी कि जो बिफोर द इलेक्शंस वाला कोलिजन है, इसको थोड़ा सा एडवांटेजियस माना जाता है। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू द पार्टीज इन ऑर्डर टू वू द इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ अ जॉइंट मैनिफेस्टो, ठीक है। तो ये जो सरकारें हैं, मतलब जो ये पार्टीज वगैरह हैं, इनको ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म या एक कह सकते हैं एक साझा मंच देती है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, ये जो इनका इलेक्टोरेट है उसको वू कर सकते हैं। वू करना मतलब होता है उनको मनाना, ठीक है, कि हम तीनों पार्टीज जो हैं या हम चारों पार्टीज जो हैं या जितनी पार्टीज हैं हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो होगा। उसके आधार पर आप सरकार को क्या कर सकते हैं, मतलब लोगों को क्या कर सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, ठीक। जो पोस्ट इलेक्शन यूनियन है इज इंटेंडेड टू इनेबल कंस्टिट्यूएंट्स टू शेयर पॉलिटिकल पावर एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पोस्ट इलेक्शन जो यूनियन होता है वो क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको पॉलिटिकल पावर शेयर करनी पड़ेगी सरकार को चलाने के लिए। और यहां पर एक चीज अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, मतलब ऐसा कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है, पर ये मेरा विचार है या ये मेरी समझ है कि जो प्री पोल कोलिजन होता है, जो प्री पोल कोलिजन है वो क्या है, वो अपनी मर्जी से बनाया हुआ है, ठीक है, कि हम 3 पार्टी जो है 4 पार्टी जो है मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे, वो एक अपनी मर्जी से बनाया हुआ कोलिजन है, ठीक है। और पोस्ट इलेक्शन जो कोलिजन है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मजबूरी में बनाना पड़ रहा है कि अब सिंगल अपने स्तर पर जो है अपने लेवल पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, तो वो फिर आपस में मिलकर मजबूरी में जो है गठबंधन बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यह है कि जो प्री पोल है वो अपनी मर्जी से बनाया हुआ कोलिजन है, और जो पोस्ट इलेक्शन या पोस्ट पोल जो कोलिजन है, जो पोस्ट रिजल्ट के बाद जो कोलिजन बनाया जा रहा है, वो क्या है, मजबूरी में बनाया हुआ है, और प्री वाला क्या है, वो मर्जी वाला है, ठीक। इसके बाद अगर हम कोलिजन गवर्नमेंट्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि अभी तक जैसे स्पेसिफिकली मतलब होता तो स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है वो लोकसभा से संबंधित है, ठीक है ना। कि लोकसभा में जब से भी लोकसभा बनी है 1952 से, तब से लेकर अभी तक कितनी बार इस तरह की कोलिजन गवर्नमेंट बनी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए कि पहले जो 4 लोकसभा इलेक्शंस थे, यानी कि 1952, 1957, 62 और 67, ठीक है, 52, 57, 62 और 67 के, उनमें जो कांग्रेस पार्टी है दैट सिक्योर्ड द रिक्वायर्ड मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी कि सिंगल पार्टी की सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, ठीक। उसके बाद कांग्रेस में स्प्लिट होता है 1969 में, लेकिन फिर भी जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, इट मैनेज टू कंटिन्यू विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द सीपीआई, द डीएमके एंड द अदर पार्टीज, ठीक है।
यानी कि हालांकि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें स्प्लिट हुआ 1969 में, ठीक है। सरकार जो थी वो माइनॉरिटी की सरकार थी, मतलब उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सरकार चला पाती है। कैसे? फ्रॉम दी आउटसाइड सपोर्ट, जो उसके सपोर्टर्स हुआ करते थे जैसे कि सीपीआई है, डीएमके है और बाकी पार्टीज के आउटसाइड सपोर्ट से। अब यहां पर एक वर्ड आया है दैट इज आउटसाइड सपोर्ट, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आउटसाइड सपोर्ट या इनसाइड सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली कोलिजन में ही चलता है, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट का मतलब है, आपने कभी सुना होगा कि सरकार को बाहर से समर्थन देना, ठीक है ना। बाहर से समर्थन देने का मतलब यह है कि जो और पार्टीज है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के केस में यहां पर दिया है कि सीपीआई एक आउटसाइड सपोर्टर था या डीएमके आउटसाइड सपोर्टर था या बाकी कोई अदर पार्टी जो है वो आउटसाइड सपोर्टर थी। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये सरकार में शामिल नहीं हुई, ठीक, लेकिन ये सरकार को सपोर्ट करती रही। जैसे मान लीजिए कोई बिल पास होना है या इस तरह की चीजों में सरकार का साथ इन्होंने दिया, लेकिन ये गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए ऐसे, मतलब इनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो या सीपीआई से कोई मंत्री वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। डीएमके से कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना आउटसाइड सपोर्ट जो है वो बनाए रखा। दैट इज नोन एज आउटसाइड सपोर्ट, ठीक। इनसाइड सपोर्ट में क्या होता है कि जो इस तरीके के आपके अलायंसेज हैं, ठीक है, जो आपके अलायंसेज हैं वो आपकी गवर्नमेंट में शामिल होते हैं, यानी कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उनको अपने पोर्टफोलियोज वगैरह देने पड़ते हैं, उस पार्टी में से भी आपको कोई मंत्री वगैरह बनाने पड़ेंगे, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करना पड़ेगा। दैट इज एन इनसाइड सपोर्ट, ठीक। अब यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या इनसाइड सपोर्ट जो है वो ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है, या फिर जो आउटसाइड सपोर्ट है वो ज्यादा हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे जाके इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या आउटसाइड सपोर्ट ज्यादा बेटर है या इनसाइड सपोर्ट, ठीक। अभी इसके लेकर हम बात करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए 69 में तो ये हुआ। इसके बाद 71 में क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है फिर से जीत जाती है और फिर से उसने सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट बनाई। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि यहां पर एक बहुत बड़ी चीज हुई थी 1977 में, मतलब 1975 के बाद जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी, इंदिरा गांधी के ऊपर भी एक केस हुआ था कि 6 साल तक चुनाव वगैरह वो नहीं लड़ सकती। तो 1977 की सरकार में जो कांग्रेस पार्टी है वो बैडली डिफीट हुई, ठीक है। और उसके बाद से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है ये सिंगल पार्टी का जो एरा था वो एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि उसके बाद से देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द डिटेल्स आर मेंशन्ड इन टेबल बिलो। अब यहां पर क्या क्या डिटेल लिखी गई है देखिए। 77 से 79 2 साल के लिए जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, प्राइम मिनिस्टर उस समय थे मोरारजी देसाई, और यहां पर कौन कौन से इसमें पार्टनर्स थे वो भी सारे के सारे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पर टेबल देख सकते हैं, आप लोगों की बुक से ही ये टेबल जो है वो ली गई है, ठीक है। काफी सारी पार्टीज यहां पर है, 79, 80 भी है, 89, 90 है। इस तरीके से बीच बीच में जो भी आपको दिए हुए हैं जो नहीं मेंशन किए गए, जैसे 91 से 96 की बात है तो वहां पर क्या है कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। 96, 97 हो गया, इसके बाद 97, 98, 98, 99, ठीक। फिर 99 से लेकर 2004 तक पूरी की पूरी 5 साल गवर्नमेंट चली है जो एनडीए की थी, लेकिन इसमें भी इतनी सारी पार्टी जो है वो शामिल थी, ठीक। सिमिलरली 2004 से 9 तक की जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जिसको जनरली कांग्रेस की सरकार बोला जाता है, लेकिन वो यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। उसमें कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी, डीएमके, आरजेडी, एलजेपी, पीएमके और इस तरीके की पार्टीज थी, और सीपीआई और सीपीएम का जो सपोर्ट है वो आउटसाइड सपोर्ट था। उसके बाद फिर यूपीए 2 आती है सिमिलरली इसी तरीके से। इसके बाद 2014 से 2019 यानी कि जो 16वीं लोकसभा थी उसके जो सरकार बनी है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, लेकिन जो पार्टीज थी बीजेपी, एलजेपी, टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अपना दल एंड अदर्स। टीडीपी ने जो है वो एनडीए को 2018 में छोड़ दिया, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी जो है, ठीक है। और उसके बाद 2019 से लेकर आज तक जो अभी सरकार चल रही है, प्राइम मिनिस्टर आपको पता है नरेंद्र मोदी बीजेपी से, और इसमें ये सारी की सारी पार्टी जो है वो शामिल है, ठीक है। और शिवसेना जो है वो एनडीए को पिछले साल 2019 के नवंबर में शिवसेना भी जो है वो एनडीए से अब अलग हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोलिजन की गवर्नमेंट वगैरह बनती है। अब इसके हम कुछ फायदे देखते हैं कि कोलिजन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार के फायदे क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, ठीक। द वेरियस एडवांटेजेस एंड और स्ट्रेंथ ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट्स आर एज फॉलोज। देखिए क्या है, देयर इज एन एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं। कैसे डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं? क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग पार्टीज है, वो ऑब्वियस सी बात है, जो अलग अलग पार्टीज है वो अलग अलग इंटरेस्ट लेके आएंगे, तो उसमें डाइवर्स इंटरेस्ट की एकोमोडेशन हो जाएगी। द कोलिजन गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ चैनल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस एंड रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जो अलग अलग पार्टीज आएंगी वो अलग अलग ग्रुप्स को क्या करती होंगी, उनको रिप्रेजेंट करती होंगी, तो वो उन सभी के जो भी ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया इज हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री। इंडिया जो है वो काफी एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, विविध देश है,
यहां पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन्स एंड एथनिक ग्रुप्स हैं एंड ऑल दीज गेट रिप्रेजेंटेड इन द कोलिजन गवर्नमेंट। वही मैंने आपको बात बताई कि अलग अलग पार्टी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग कल्चर से संबंधित होंगी, तो वो जब मिलकर अगर एक कोलिजन की सरकार बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएंगी, तो ये सभी ग्रुप जो है, ये सारे के सारे ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, एथनिक्स, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन इनको मिल जाएगा। दिस मीन्स दैट अ कोलिजन गवर्नमेंट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर एंड इट बेटर रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलर ओपिनियन ऑफ द इलेक्टोरेट। अब यहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको पहले ही बताते आया हूं, लेकिन ये भी एक स्टेटमेंट इस तरीके की है जिसमें आपको कोई बड़ा क्वेश्चन लिखने को या कुछ अगर पॉलिटिकल कभी ऐसे वगैरह आए तो आ सकता है, ठीक है ना। कोलिजन गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे है ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव? मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग लैंग्वेजेस के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और साथ ही साथ ये एक बेटर रिफ्लेक्ट करती है पॉपुलर ओपिनियन ऑफ द इलेक्टोरेट को। क्योंकि अगर सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो ठीक है, जितने भी इलेक्टोरेट में से जितने भी वोटर्स वगैरह हैं, आपने जिन्होंने भी उस पार्टी को क्या दिया है, वोट दिया है, तो ठीक है, उनकी सरकार बन गई। लेकिन जिन्होंने उस पार्टी को वोट नहीं दिया उनका क्या होगा? ठीक है, फिर उनका तो सरकार में कोई मतलब आवाज ही नहीं है, उनका तो कोई से है ही नहीं। तो इसीलिए जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो कोलिजन गवर्नमेंट है उसमें ज्यादातर लोगों का क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में हो सकता है। तो इसलिए कोलिजन गवर्नमेंट को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव माना गया है और ये बेटर रिफ्लेक्ट करता है पॉपुलर ओपिनियन ऑफ द इलेक्टोरेट को। इन अदर वर्ड्स, इट रिप्रेजेंट्स अ मच मोर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ पब्लिक ओपिनियन देन द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, किस तरीके से है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अ कोलिजन गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइजेस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग देयर ओन आइडियोलॉजीज और एजेंडास। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सॉरी, कंप्राइजेस। तो कोलिजन गवर्नमेंट जो है उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज यानी विचारधारा और एजेंडे जिनके अपने अपने अलग अलग होते हैं। बट द गवर्नमेंटल पॉलिसी रिक्वायर्स द कंकरेंस ऑफ ऑल द कोलिजन पार्टनर्स। लेकिन जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देखिए कोई भी पार्टी जो है वो सरकार कब बना सकती है, जब उनकी जो विचारधारा है, या विचारधारा तो खैर अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होंगे, या उनका एक तरीके से कह सकते हैं जो काम करने का तरीका एक होगा, या उनका एक एजेंडा एक होगा, या आप कह सकते हैं कि जो उनके टारगेट्स होंगे जब वो लगभग एक जैसे होंगे तभी वो आपस में साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये चीज यहां पर जो है वो आपको बताई गई है। देयरफॉर अ कोलिजन गवर्नमेंट लीड्स टू कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स। कंसेंसस का मतलब होता है आम राय, कि सभी के बीच में जो है एक आम राय बननी चाहिए, तभी जाके इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो होगी। इन अदर वर्ड्स, देयर इज कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग इन द कोलिजन गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग जो होती है कोलिजन गवर्नमेंट में वो कंसेंशुअल होती है, यानी कि सभी की एक राय लेके जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं। कोलिजन पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रेंथन करता है फेडरल फैब्रिक ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को। इंडिया का जो पॉलिटी है वो कैसी है, फेडरल है, हमें पता है, संघीय ढांचा है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज इन द कोलिजन गवर्नमेंट इज मोर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द रीजनल डिमांड्स। जो भी रीजनल डिमांड्स है, यानी कि जो क्षेत्रीय लोगों की क्या है, जो उनकी मांगे हैं, वो उनके प्रति ये ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है कोलिजन गवर्नमेंट, एंड कंसर्न्स मोर देन अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होगी तो वो ज्यादातर रीजनल डिमांड्स को दरकिनार कर देती है, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन जो कोलिजन गवर्नमेंट होगी जिसमें अलग अलग पार्टीज आती है, अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो रीजनल डिमांड्स को भी यहां पर जो है वो सही तरीके से एड्रेस किया जाता है। इसके बाद जो कोलिजन गवर्नमेंट है दैट रिड्यूसेस द टायरेनी ऑफ गवर्नमेंट। टायरेनी ऑफ द गवर्नमेंट को रिड्यूस करना मतलब डेस्पोटिक रूल, मतलब जो एक तानाशाही वाली बात है ना, तानाशाही यहां पर नहीं होगी। अगर जो आपकी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है तो उसमें तानाशाही हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो कोलिजन की गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है, वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। दिस इज ड्यू टू द रिड्यूस्ड डोमिनेशन ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सिंगल पार्टी का डोमिनेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से डेस्पोटिक रूल या टायरेनी ऑफ द गवर्नमेंट भी कम हो जाएगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोलिजन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको क्या होगा, वो सबके सब जो है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे, और डिसीजंस जो है वो ज्यादा कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज पर अगर 2 लोग डिसीजन ले रहे हैं और किसी भी चीज पर अगर डिसीजन लेने के लिए अगर 10 लोगों की राय ली जा रही है, तो 10 लोगों की राय ज्यादा क्या होगी, डाइवर्सिफाइड होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छी राय वहां पर आएगी, तो उससे जो भी डिसीजन वगैरह है वो ज्यादा संतुलित होंगे, ज्यादा बैलेंस्ड होंगे। इसके बाद लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कोलिजन गवर्नमेंट है उसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं, ठीक है ना। हर चीज के 2 साइड होते हैं, एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो उसी तरीके से मेरिट्स भी है तो साथ साथ डिमेरिट्स भी है कोलिजन गवर्नमेंट के। देखते हैं क्या है। द वेरियस डिसएडवांटेजेस और वीकनेसेस ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। देखिए वीकनेसेस या डिसएडवांटेजेस क्या है। दे आर अनस्टेबल और प्रोन टू इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होती है या फिर इंस्टेबिलिटी के लिए प्रोन होती है, यानी कि इंस्टेबल साबित हो सकती है। कैसे,
द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द कोलिजन पार्टनर्स ऑन पॉलिसी इश्यूज लीड टू द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए जो कोलिजन पार्टनर्स हैं, ठीक है, मतलब जो अलग अलग पार्टी के लोग जो साथ आए हैं, जिन्होंने मिलकर साथ सरकार बनाई है, अब उनके बीच में अगर कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कभी मतभेद हो जाते हैं, तो वो फिर क्या हो सकती है, पार्टी जो है अलग हो सकती है और इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो गिर भी सकती है। ठीक, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ही लीडरशिप होती है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज curtailed in a coalition government as the prime minister is required to consult the coalition partners before taking any major decision। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर एक हेड है, अथॉरिटी है ना। लेकिन जो कोलिजन की सरकार है उसमें क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी कोई भी बड़े डिसीजन लेने से पहले जो कोलिजन पार्टनर्स हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वो उस डिसीजन से खुश नहीं होते हैं तो वो फिर सरकार से अलग होने की बात कर सकते हैं और जो है सरकार क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, गवर्नमेंट गिर सकती है। ठीक, इसीलिए इनको जो है सुपर प्राइम मिनिस्टर्स या फिर अल्ट्रा प्राइम मिनिस्टर्स भी बोला जाता है। किनको, जो आपके ये कोलिजन पार्टनर्स हैं उनको। ठीक, द स्टीयरिंग कमिटी और द कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ द कोलिजन पार्टनर्स एक्ट एज द सुपर कैबिनेट। ये एक सुपर कैबिनेट की तरह काम करती है and thereby it undermines the role and position of the cabinet in the functioning of the governmental machinery। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह की कमिटीज वगैरह है उनका क्या होगा, उनसे कंसल्टेशन वगैरह करनी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट से कंसल्ट करके अगर आपने काम करा तो फिर वही बात हो जाएगी कि ये जो है सरकार से अलग होने की बात कर सकते हैं और वहां पर फिर सरकार गिरने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद है there is a possibility of the small constituents of the coalition government playing the role of a king maker, they demand more than their strength in the parliament। अब कभी कभार ऐसा होता है, मान लीजिए, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए कि 272 सीट चाहिए, जैसे लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऐसी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके पास 265 सीट है। ठीक है, अपने दम पर 265 सीट है, उसको कितनी सीट चाहिए, 7 सीट चाहिए। अब ये जो 7 सीट है, ठीक है, ये जो 7 सीट है, अब किसी भी पार्टी से अगर आप बात करेंगे ये 7 सीट के लिए, तो हालांकि 265 के मुकाबले या 272 के मुकाबले 7 नंबर बहुत कम है, लेकिन वो फिर भी क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है, हमें 7 सीटों को जो हम जीते हुए हैं, कोई भी पार्टी हो सकती है ये, ठीक है, हम 7 सीटों का समर्थन आपको दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इन 7 में से 2 व्यक्तियों को हमारे क्या बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए। ठीक है, उस तरह की डिमांड जो है वहां पर रख सकते हैं। तो ये अपनी स्ट्रेंथ के मुकाबले जो है ज्यादा बड़ी बड़ी डिमांड्स कर सकते हैं और इनको किंग मेकर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 265 में जब तक ये 7 नहीं जुड़ेंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी, इसलिए इनको किंग मेकर का रोल बोला जाता है। ठीक, The leaders of the regional parties bring in the regional factors in the national decision making। अब जो रीजनल पार्टीज के नेता हैं वो रीजनल फैक्टर लेके आएंगे नेशनल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, इनके ऊपर दबाव बनाएंगे टू एक्ट ऑन देयर लाइंस, कि वो उनके हिसाब से जो है काम करें, अदरवाइज दे वुड थ्रेटन टू विड्रॉ फ्रॉम द कोलिजन। ये ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके की जो थ्रेटनिंग वगैरह है वो हमेशा होती रहती है। ठीक, The size of the council of ministers in a coalition government is generally quite large। अब ये क्यों होता है, ये वही वाली बात है कि आपको इस तरीके के छोटे छोटे जो दल वगैरह आपके साथ आए हैं, जो पार्टीज वगैरह आपके साथ जुड़ी हैं, उनको भी आपको मंत्री वगैरह बनाना पड़ता है, उनको भी आपको मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करना पड़ता है। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कोलिजन गवर्नमेंट में बढ़ जाता है। ठीक, दिस इज बिकॉज द मिनिस्ट्री हैज टू रिफ्लेक्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोलिजन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1999 में, उसमें 70 से ज्यादा मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता था, जंबो मिनिस्ट्री। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज एज वेल एज द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स। ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा लोग जहां पर होंगे वहां पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है और साथ ही साथ पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आई थी। और 70 से ज्यादा मिनिस्टर्स आप अपने आप में समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक संख्या है। ठीक, The members of the coalition governments do not assume responsibility for the administrative failures and lapses। जो coalition government के members हैं, सदस्य हैं, वो administrative failure और lapses के लिए जो है responsibility नहीं लेते। ठीक, they play blame games and thereby escape from both collective responsibility as well as individual responsibility। अब सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए 2 लोग हैं,
ठीक है, कोई भी काम दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो क्या होगा कि उनमें से दोनों की जिम्मेदारी बनेगी। अब अगर वही काम 10 लोग मिलकर कर रहे हैं तो क्या होगा, हर व्यक्ति जो है वो अगर काम नहीं होता सही से तो हर व्यक्ति क्या है कि एक दूसरे के ऊपर उसकी जिम्मेदारी देता रहेगा कि ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। तो सिमिलरली जो है वो कोलिजन गवर्नमेंट में भी होता है कि ज्यादा पार्टनर होने की वजह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एज्यूम ढंग से नहीं करते और एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम खेलते रहते हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है ना, और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इंटरनल सपोर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, इंटरनल सपोर्ट और आउटसाइड सपोर्ट की, ठीक है ना, इनसाइड सपोर्ट और आउटसाइड सपोर्ट, मैंने आपको बताया था कि आगे जाके मैं बता दूंगा ये चीज। ठीक है, तो इनसाइड सपोर्ट और आउटसाइड सपोर्ट को लेकर मैं यहां पर आपको अगर बता दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि जो इनसाइड सपोर्ट है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आउटसाइड सपोर्ट के केस में थोड़ा सा क्या है कि सरकार से अलग होने की जो बातें हैं वो ज्यादा हो सकती हैं और सरकार से अलग होने के चांसेस या सरकार गिरने के चांसेस जो है वो आउटसाइड सपोर्ट के केस में ज्यादा है। इसलिए इनसाइड सपोर्ट जो है वो ज्यादा बेटर है कि कोई भी पार्टी जो है उसको आप इनसाइड रखें, अपने सरकार में शामिल करें, उसको मंत्री पद वगैरह दें, तो वो फिर सरकार जो है आपको अपना सपोर्ट जो है वो देती रहेगी। आउटसाइड सपोर्ट के केस में थोड़ा सा ये चांसेस कम रहती हैं और सरकार गिरने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, आई होप ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि कुछ लोगों को ऐसा भी शायद लग सकता है कि अगर पार्टी साथ आके चुनाव लड़ रही है तो आपस में उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर प्री पोल अलायंसेस भी अगर होते हैं, ठीक है, कि चुनाव लड़ने से पहले, ठीक है, या चुनाव होने से पहले जो सरकार साथ आके गठबंधन करती है वो अपने अपने चुनाव चिन्ह के अंतर्गत ही चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है, जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे ए, बी और सी, ये 3 पार्टीज हैं। ठीक है, और तीनों अगर रिकॉग्नाइज पार्टी है तो इनके अपने अपने क्या होंगे, इलेक्शन सिंबल्स होंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग प्री पोल अलायंस करते हैं, मतलब चुनाव से पहले ही अगर ये गठबंधन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई एक कॉमन इलेक्शन सिंबल दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर 500 सीटों पर चुनाव होने हैं तो ये अपने आप आपस में बांट लेंगे कि 250 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, 200 पे ये लड़ेंगे और 50 पे ये लड़ेंगे। तो ये 250 सीटों पर जो ये अपने उम्मीदवार उतारेंगे वो ए के इलेक्शन सिंबल के अंतर्गत ही जो है चुनाव होगा। ठीक है, सिमिलरली बी के केस में 200 और सी के केस में 50, यानी कि इनका अपना इलेक्शन सिंबल वगैरह जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस बात को आपको समझना है और याद भी रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस बात को लेकर। इलेक्शन सिंबल वगैरह जो है वो सेम रहेगा, सरकार का नाम जो है, मतलब जो पार्टीज है उनका नाम ऐसा सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बीजेपी है या उसके साथ अगर शिवसेना है या उसके साथ अगर एलजेपी है या उसके साथ कोई भी और इस तरह की पार्टी है, अगर वो मिल जाती है, ठीक है, तो उसको एनडीए जरूर बोला जाता है, लेकिन उसमें बीजेपी का अस्तित्व बीजेपी का ही रहेगा। ठीक है ना, एलजेपी का अस्तित्व एलजेपी का ही रहेगा। ठीक है, उसमें शिवसेना का अस्तित्व शिवसेना का ही रहेगा, अकाली दल जो है वो अकाली दल ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो सब मिलकर एक साथ आ जाएंगे। एनडीए ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है। ठीक है, एनडीए एक अलायंस है। सिमिलरली यूपीए जो है वो अलायंस है, वो कोई एक सिंगल पार्टी नहीं है। ठीक, आई होप कि ये बातें मेरी जो है वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको मान लीजिए किसी भी बात को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है जरा सी भी, तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक इसमें हम लोग और कवर करेंगे, दैट इज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसी के साथ ये कोर्स जो है वो फिलहाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आगे जाके हमें किसी और वीडियोस की जरूरत महसूस होगी तो हम इसी कोर्स में, इसी प्लेलिस्ट पे, या हमारा जो कोर्स है यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है उस पर भी, और जो हमारा वेबसाइट पर कोर्स है जहां पर नोट्स और क्विजेस भी हैं, उसी के साथ वो वीडियोस वहां पर ऐड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई भी ऐसा पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमें इनफ लग रहा है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि 195, 196, 197 वीडियोस के आसपास भी अगर हमने कवर करे हैं तो वो कम नहीं है। ठीक है, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपका प्रीलिम्स काफी अच्छा हो जाएगा और मेंस में भी आप काफी सारे आंसर्स वगैरह जो है वो, अगर हार्ड कोर पॉलिटी में से अगर आते हैं, ठीक है ना, कोर पॉलिटी में से अगर आंसर क्वेश्चन आते हैं तो वो आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस के लिए और आईआर के लिए तो आपको ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको करंट अफेयर्स पे, न्यूज वगैरह पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो कोर पॉलिटी का सेक्शन है वो यहां से हमारे वीडियो से जरूर कवर हो जाएगा। आप लोग इस कोर्स को अगर जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग साथ साथ जाके पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देख सकते हैं। अगर हमारा भी कभी ऐसा कुछ होगा तो हम भी आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं चाहे वो मेंस के हैं, वो आपको ला के दिखाएंगे, और दिखाएंगे हम आपको कि वो कहाँ से आप जो है हमारा पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने के बाद आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो एक लास्ट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ का,
उसको हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर में। उसी के साथ ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम नाम से। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। इस इंडियन पॉलिटी की जो पूरी की पूरी वीडियो सीरीज है उसका फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर सारे के सारे वीडियो, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज अवेलेबल है। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप लोग जाके कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी support@okul.co पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।